तो बच्चों कल हम लोगों ने पढ़ा था वर्क डन, फ्री एक्सपेंशन और कुछ फॉर्मूलाज जो आज हमें रिवाइज करने हैं। पहले एक बार वो रिवाइज कराता हूँ मैं। जैसे मान लीजिए कोई भी एक आइसोथर्मल अगर रिवर्सिबल प्रोसेस आपको दे दी जाए, आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस, तो ऐसी प्रोसेस की पहचान क्या होती है? आइसोथर्मल मतलब क्या होता है? टेम्परेचर इज कांस्टेंट, है ना। और रिवर्सिबल बोल रहा है, इसका मतलब कि ऐसी कंडीशंस, ऐसी रिएक्शन जिसमें अगर स्लाइटेस्ट और स्लाइट कंडीशन भी आपने चेंज कर दी तो रिएक्शन अपनी इनिशियल कंडीशन पर रिवर्ट कर जाएगा। तो ऐसी केस में जो वर्क डन आता है दैट इज Q इज इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू। इसका मतलब रिवर्सिबल वर्क डन नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव वर्क डन का मतलब अगर हम करें तो आपको फॉर्मूला भी याद होगा। फॉर्मूला था W का P डेल्टा V, तो माइनस लगा दो उसके बाहर, माइनस, और ये हो जाएगा। वैसे तो फॉर्मूला होता है हमारा P डेल्टा V और डेल्टा V होता है हमारा V2 माइनस V1, तो ये हो गया माइनस PV2 प्लस PV1। मुझे लगता है ये क्लियर हो गया होगा। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा कि PV1 माइनस PV2। और ऑब्वियस सी बात ये है इसके अंदर कि आपका जो PV1 है 1, इसके अंदर PV1 के अंदर वॉल्यूम 1 इनिशियल वॉल्यूम ज़्यादा है तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा। और वॉल्यूम 2 दैट इज फाइनल वॉल्यूम, अगर फाइनल वॉल्यूम ज़्यादा है तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा, और अगर फाइनल वॉल्यूम कम है तो वर्क डन आपका नेगेटिव आएगा। ये छोटा सा फॉर्मूला था हमारा। हम लोगों ने कल एक फॉर्मूला और पढ़ा था, W इज इक्वल्स टू 2.303 NRT लॉग V फाइनल अपॉन V इनिशियल। ये फॉर्मूला भी हमारा एज इट इज इस्तेमाल होता है। एक फॉर्मूला और आपको याद रखना है, एडियाबैटिक चेंज या एडियाबैटिक प्रोसेस जो होती है। देखो एडियाबैटिक प्रोसेस मैंने बताया था आपको, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हम ये मान के चलते हैं कि सिस्टम और सराउंडिंग में हीट एक्सचेंज हुआ ही नहीं, या एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए Q की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। ठीक, तो अगर Q 0 हो गया तो हम जानते हैं फॉर्मूला डेल्टा U इज इक्वल्स टू Q प्लस W होता है। इसी को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी कहते हैं। तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो Q की वैल्यू 0 है, तो डेल्टा U की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है? डेल्टा U कम्स आउट टू बी इक्वल टू W। ये हमारा सेकंड फॉर्मूला है। ठीक, आज जो मेन हमें टॉपिक शुरू करना है वो एक रिलेशनशिप मुझे आपको करानी है कि प्रेशर, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस में क्या रिलेशनशिप आती है। तो देखो बहुत सिंपल सी डेरिवेशन आप लोगों ने करी थी, वही मैं कराऊंगा आपको। PV इज इक्वल्स टू एनआरटी, आइडियल गैस इक्वेशन थी PV इज इक्वल्स टू एनआरटी। तो अगर मान लो दो गैस है तो हो गया PAV इज इक्वल्स टू NART। PAV इज इक्वल्स टू NART। ऐसे ही PVB इक्वल्स टू NBRT। अब दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो इट वुड बी PVB माइनस VA इक्वल्स टू, अब NB माइनस NA, नंबर ऑफ मोल्स ही तो है, NB माइनस NA, साथ में क्या आ गया हमारा RT कॉमन। तो NB माइनस NA बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस सब्सटेंस। तो डेल्टा N, यहाँ पर क्या आ गया G, यहाँ पर क्या हो गया R, यहाँ पर आ गया T, और ये बन गया आपका P डेल्टा V। तो ये हमारा फॉर्मूला बनता है P डेल्टा V इज इक्वल्स टू डेल्टा N GRT, एक फॉर्मूला। अब हम जानते हैं, कल एक क्वेश्चन पढ़ी थी हम लोगों ने एंथैल्पी के रिलेशनशिप में, तो फॉर्मूला आया था डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, और डेल्टा U आपका एज इट इज रहेगा, और P डेल्टा V क्या हो जाएगा? डेल्टा NGRT। याद रहेगा। सो दिस इज दी अगेन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन, जो एंथैल्पी चेंज, इंटरनल एनर्जी चेंज, नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर के बीच बीच में ये रिलेशनशिप आती है। आगे बढ़ते हैं।
अब मान लीजिए क्वेश्चन इस पर बेस कैसे आते हैं ये सुन लीजिए। उसने कहा अगर मेरे पास वाटर वेपर है और वेपराइज हो रहे हैं 1 मोल ऑफ वाटर, 1 मोल ऑफ वाटर है और वो वेपराइज हो रहा है। ओके, वेपराइज हो रहा है, वो कह रहा है, और वेपराइज होने के बाद जो टेम्परेचर दिया हुआ है, यानी बॉईल करने का टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, 100 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, और इसकी जो एंथैल्पी चेंज ऑफ वेपराइजेशन यानी कि डेल्टा एच वेपराइजेशन हमको दिया हुआ है, दैट कम्स आउट टू बी 41 किलो जूल, दैट इज 41 इंटू 10 की पावर 3 जूल। ये हमें गिवन है, ठीक है। उसने कहा कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ वाटर इज वेपराइज्ड एट 1 बार। तो आप जानते हैं फॉर्मूला। पहले तो ये समझो कि ये रिएक्शन हो क्या रही है, क्या कहना चाह रहा है हमें। ये हमें कहना चाह रहा है कि आपके पास H2O लिक्विड फॉर्म में था जो वेपराइज हुआ, और H2O वेपर फॉर्म में आ गया, लिक्विड से गैस या वेपर फॉर्म में, एक ही बात है। फिर आपने क्या फॉर्मूला लगा दिया, डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NG, साथ में क्या आ गया, RT। अब यहाँ पे पहले चीज समझना शुरू करो। इसमें से आप ये चेक करिए कि नंबर ऑफ मोल्स किसके काउंट होंगे, वाटर का तो काउंट नहीं होंगे क्योंकि वाटर इज अ प्योर लिक्विड, और प्योर लिक्विड के नंबर ऑफ मोल्स काउंट नहीं आते। तो अगर मैं यहाँ से डेल्टा N निकालने की कोशिश करूं तो इट विल कम आउट एज 1 माइनस 0, दैट इज इक्वल्स टू 1। तो डेल्टा U इंटरनल एनर्जी निकालनी है मुझे, तो यहाँ से अगर डेल्टा U निकालूंगा तो डेल्टा U वुड बी इक्वल टू डेल्टा H माइनस डेल्टा N GRT। ओके, R की वैल्यू फिक्स है 8.314, डेल्टा H की वैल्यू कितनी है 41 इंटू 10 पावर 3, M is 1, R is 8.314, और टेम्परेचर कितना हो गया 100 डिग्री सेल्सियस यानी कि 373 केल्विन। इसे सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से डेल्टा U निकाल लेंगे। अब इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, उसने कहा 1 मोल ऑफ वाटर इज कन्वर्टेड इनटू आइस। तो ऑब्वियस सी बात है रिएक्शन क्या हो गई, H2O लिक्विड, और इससे क्या बन गया आपका H2O सॉलिड। अगर मैं इस रिएक्शन का डेल्टा N निकालूं, डेल्टा NG, इट वुड कम आउट टू बी 0। क्यों, क्योंकि ना वाटर का भी और सॉलिड का, इनके दोनों के ही प्योर डेंसिटी शो करते हैं हम लोग। तो 1 माइनस 1 कितना आंसर आता है हमारा इसके अंदर, 0। और अगर डेल्टा N 0 हो गया तो ऑब्वियस सी बात है इस फॉर्मूला के अंदर डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा U, क्योंकि डेल्टा N 0 हो गया तो बाकी सब चीज़ें क्या होगी ऑटोमेटिकली 0। तो जितना आपका डेल्टा U है एग्जैक्टली उतना ही आपका क्या निकल के आ गया, डेल्टा H निकल कर आ गया। सो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक, अब आगे की बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक। एक आती है आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और एक आती है आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। कौन कौन सी, पहली कौन सी है एक्सटेंसिव और दूसरी कौन सी है इंटेंसिव। एक्सटेंसिव और इंटेंसिव दोनों ही बड़ी आसान डेफिनेशंस हैं। कह रहे वो प्रॉपर्टी जो साइज ऑफ मैटर पे डिपेंड करती हैं उसको एक्सटेंसिव कहते हैं। क्या कहा मैंने, विच डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ मैटर, जो डिपेंड करती है
विच डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ मैटर, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और जो डिपेंड नहीं करती, विच डू नॉट डिपेंड, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इंटेंसिव। ओके। अब बहुत सारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हैं, जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि मास, है ना, मास डिपेंड करता है मैटर के साइज पे। और किस चीज़ की कैपेसिटी निकालनी हो, खासकर कौन सी कैपेसिटी, अभी आगे हम पढ़ेंगे, हीट कैपेसिटी, ये भी आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ओके। और उसके बाद अगर इंटेंसिव की बात करें तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी बहुत सारी होती है हमारे पास। इंटेंसिव प्रॉपर्टी में अगर आपको मेजरली मैं कहूँ तो जैसे जितनी भी मोलर प्रॉपर्टीज हैं आपकी, वो सारी की सारी आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। मोलर प्रॉपर्टी कौन सी, मोलारिटी, ये आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है ना। मोलालिटी, ये आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो जितनी भी मोलर प्रॉपर्टीज होती हैं, याद रखिएगा, ऑल आर इंटेंसिव। ये 1 मार्क क्वेश्चन आपका एग्जाम में टीचर पूछ लेती है। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट। अब आता है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है हीट कैपेसिटी। क्या होता है हीट कैपेसिटी? वर्ड सुनते ही दिमाग में पहली चीज क्या आती है? हीट कैपेसिटी का मतलब होता है, सो व्हेन वी टॉक अबाउट हीट कैपेसिटी, जो पहली चीज दिमाग में आती है कि कितना अमाउंट ऑफ हीट कोई भी बॉडी होल्ड कर सकती है ना। अब होल्ड का मतलब क्या है? देखो, किसी भी बॉडी का टेम्परेचर में बदलाव आना जब शुरू होता है ना, वो बेसिकली इसलिए आता है कि उस बॉडी की एक अपनी हीट कैपेसिटी है। जब तक उस बॉडी की हीट कैपेसिटी, जितनी आप हीट उसे देते जाओगे, तो कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वो उस हीट को अब्जॉर्ब करती जाएगी। लेकिन एक टाइम आने के बाद अब उसकी कैपेसिटी जब फुल हो जाती है, तो टेम्परेचर में, अब पूरे सिस्टम का टेम्परेचर चेंज होना शुरू हो जाता है। तो अगर हम हीट कैपेसिटी की बात करें तो इट इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ हीट, है ना, विच इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस। किसी भी सब्सटेंस के टेम्परेचर को राइज करने के लिए, एटलीस्ट 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट दी जाती है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, हीट कैपेसिटी। ठीक, तो यहाँ से एक फॉर्मूला आता है निकल के हीट कैपेसिटी का, हमें याद करना है, Q इज इक्वल्स टू C डेल्टा T। ठीक, Q यहाँ पे क्या होती है, हमारी हीट होती है। Q हमारा अमाउंट ऑफ हीट हो गया, C हो गया हमारा स्पेसिफिक हीट, और डेल्टा T हो गया हमारा चेंज इन टेम्परेचर। तो कितना अमाउंट ऑफ हीट दी जा रही है किसी भी बॉडी के टेम्परेचर को राइज करने के लिए, वो उस बॉडी की स्पेसिफिक हीट होती है। ठीक, अगर हम स्पेसिफिक हीट की बात कर रहे हैं तो जनरली देर आर 2 काइंड्स ऑफ हीट। एक होती है मोलर स्पेसिफिक हीट। मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होती है? अभी हम जो बात कर रहे थे वो 1 ग्राम सब्सटेंस के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने के लिए जो हीट दी जाती है, लिख देता हूँ, 1 ग्राम सब्सटेंस के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट दी जाती है, उसे हीट कैपेसिटी कह रहे थे। अगर यही सब्सटेंस 1 मोल हो जाए और 1 मोल सब्सटेंस के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट दी जानी चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोलर हीट कैपेसिटी। ओके, इसके फॉर्मूले में बस छोटा सा एक डिफरेंस आता है। यहाँ पे हम मोलर मतलब मोलारिटी निकालते हैं। मोलारिटी निकालने के लिए हर एक बॉडी का, हर एक पार्टिकल का मास भी इंक्लूड होना जरूरी है। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ m इंटू सी इंटू डेल्टा डी, ये फॉर्मूला हमारा इसमें इस्तेमाल करते हैं। ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि मोलर हीट कैपेसिटी में आप c को डेल्टा डी के साथ मल्टीप्लाई करते करते m से भी मल्टीप्लाई करते हैं, जहाँ m क्या होता है, मास, डेल्टा टी टेम्परेचर, और c हो गई उसकी स्पेसिफिक हीट। यहाँ से एक हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला 3 नंबर की डेरिवेशन आ जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं रिलेशनशिप बिटवीन Cp एंड Cv, जिसको हम लोग मेयर्स फॉर्मूला कहते हैं।
मेयर्स फॉर्मूला होता क्या है, ये एक दो तरह की हीट है हमारी, एक है Cp और एक है Cv। Cp होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और Cv होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब देखो, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था अभी स्टार्टिंग में, Q इज इक्वल टू C डेल्टा T, है ना। इसी फॉर्मूले में इनकी हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो जब हम क्यू वी की बात कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, मैं स्पेसिफिक एट कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ, तो फॉर्मूला हो जाएगा क्यू वी इज इक्वल्स टू सी वी डेल्टा टी। और जब मैं क्यू पी की बात करूंगा तो इट वुड बी सी पी डेल्टा टी। क्यू वी सी वी डेल्टा टी है और क्यू पी सी पी डेल्टा टी। हो गया। अब खुद नोटिस करो, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो हम जानते हैं फॉर्मूला, क्यू कहीं ना कहीं किसको रिप्रेजेंट करता है, डेल्टा एच को। याद होगा फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। तो अगर सिस्टम में क्यू वी मतलब स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो पी डेल्टा वी ऑटोमेटिकली जीरो हो गया। तो इसका मतलब डेल्टा एच किसके इक्वल आ गया, डेल्टा यू, और डेल्टा एच किसके इक्वल है, क्यू के। तो इसका मतलब क्यू वी इज इक्वल्स टू डेल्टा यू लिख दूं, गलत तो नहीं है, हाँ या ना। ओके। अब आता है एट कांस्टेंट प्रेशर। अब कांस्टेंट प्रेशर कर दिया आपने, तब भी फायदा क्या हुआ हमारा, जो क्यूपी की वैल्यू है, क्यूपी वो किसके इक्वल आएगी, ये पी डेल्टा भी तो खत्म ही हो गया हमारा पूरा पूरा। तो डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू, और ये वैल्यू बची है हमारी। लेकिन इस केस में डेल्टा यू तो पहले ले चुके हैं इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम। तो कौन सी वैल्यू रह जाती है, कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर होने पर, प्रेशर कांस्टेंट है तो किस चीज में बदलाव आएगा, ऑब्वियस सी बात है, जो भी अगर प्रेशर कांस्टेंट रखोगे तो सिर्फ एक ही चीज के रिएक्शन में बदलाव आता है, वो है उसकी एंथैल्पी चेंज में। तो यहाँ पे QP इज इक्वल टू CP डेल्टा टी में जैसे ही आपने प्रेशर कांस्टेंट किया, तो जो भी हीट थी वो सारी की सारी एंथैल्पी में कन्वर्ट हो गई। अब ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी में इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। डेल्टा एच की वैल्यू कितनी है, CP डेल्टा टी। डेल्टा यू की वैल्यू CV डेल्टा टी, और प्लस क्या है, पी डेल्टा वी। और पी डेल्टा वी को मैं NRT लिख सकता हूँ या फिर R डेल्टा टी, अगर नंबर ऑफ मोल्स एक है तो। यहाँ लिखता हूँ नंबर ऑफ मोल्स कितने ले लिए मैंने, एक ले ली, तो ये खाली क्या रह गया, R डेल्टा टी। अब आगे समझ लो, डेल्टा टी कॉमन है सभी के अंदर, तो ये फॉर्मूला क्या रह जाएगा, CP माइनस CV इज इक्वल्स टू R, क्योंकि डेल्टा डेल्टा टी कैंसल आउट हो जाएगा। ये स्टोरी क्लियर है। दिस इज नोन एज मेयर्स फॉर्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा है, आना चाहिए। ओके। अब इसी पर बेस्ड बहुत सारी टाइप ऑफ एंथैल्पीज होती हैं हमारी। एंथैल्पीज कैसे होती है, क्यों होती हैं, ये समझ लो। सबसे पहले आती है हमारी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। किसे कहते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज बेसिकली एंथैल्पीज, एंथैल्पी मतलब एनर्जी, घबराने की जरूरत नहीं है। एंथैल्पी मतलब क्या होता है, एनर्जीज। तो अगर मैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकाल रहा हूँ, एंथैल्पी ऑफ, अगर ये निकाला जा रहा है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, तो उसका सिंपल सा मतलब है एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। हाँ या ना, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू व्हाट, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक। जैसे मान लीजिए एक रिएक्शन के तरीके से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। A प्लस 2B gives C प्लस 2D। ठीक है। तो अगर मैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना चाहूँ, तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि
सी की एंथैल्पी जो दी होगी प्लस 2 टाइम्स जो एंथैल्पी ऑफ डी दिया होगा, इन दोनों के एंथैल्पीज के सम में से माइनस कर देंगे एंथैल्पीज ऑफ ए और प्लस 2 टाइम्स एंथैल्पीज ऑफ बी। एम आई क्लियर? बहुत सिंपल कंसेप्ट होता है, देखने में ही लग रहा है हमें, मगर जब वैल्यूज गिवन होंगी ना तो आसानी से निकल जाएगा। जैसे मान लो N2 की वैल्यू पता है, H2 की पता है, NH3 की पता है, तो बोलेगा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया। तो अब क्या करोगे, 2 टाइम्स एंथैल्पी ऑफ अमोनिया माइनस सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ N2 प्लस 3 टाइम्स एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन, उनको जोड़ लेना और अमोनिया की एंथैल्पी में से माइनस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। अब जितनी भी हम एंथैल्पीज पढ़ेंगे ना, उन सभी एंथैल्पीज के पीछे एक ही फंडा है। जैसे मान लीजिए मुझे कहा गया एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन समझाना है मुझे, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हो गया। तो अब मुझे मान लीजिए अगर इसको डिफाइन करना आ जाए, एंथैल्पी सेम रखूंगा, खाली हेडिंग चेंज करता जाऊंगा। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मैंने कहा, जैसे एक्सप्लेन करना है मुझे। तो बेसिकली किसी भी रिएक्शन की जो एंथैल्पी होती है वो तब मानी जाती है जब सारे के सारे पार्टिसिपेटिंग जो भी सब्सटेंसेस हैं वो सारे के सारे किस में हो, स्टैंडर्ड स्टेट में। किस में हो, स्टैंडर्ड स्टेट। और क्या होता है स्टैंडर्ड स्टेट? किसी भी सब्सटेंस का प्योरेस्ट फॉर्म जो कब होता है, 1 बार प्रेशर होना चाहिए और हमारा टेम्परेचर भी रूम टेम्परेचर या स्पेसिफिक टेम्परेचर होना चाहिए। तो किस ये क्या कहा मैंने, फिर से तरह एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कब निकाली जाती है, जब सारे के सारे सब्सटेंस किस में हो, सारे के सारे सब्सटेंस आपके स्टैंडर्ड स्टेट में हो। क्या होता है स्टैंडर्ड स्टेट? जब प्रेशर कितना हो, 1 बार और टेम्परेचर एक स्पेसिफिक टेम्परेचर हो, उसको बोलते हैं हम लोग स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अब एंथैल्पी चेंज में बहुत सारी एंथैल्पीज हैं, जैसे एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, नाम में ही डेफिनेशन है फ्यूजन। क्या होता होगा एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, सोचो। हाँ, देखिए अगर हम किसी भी रिएक्शन की बात कर रहे हैं और एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कोई सॉलिड सब्सटेंस रहा होगा और सॉलिड सब्सटेंस क्या कर गया, फ्यूज कर गया, मेल्ट कर गया। तो एंथैल्पी ऑफ 1 मोल ऑफ अ सॉलिड सब्सटेंस, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ 1 मोल ऑफ सॉलिड सब्सटेंस is equal to the when the solid substance is directly converted into liquid state on heating, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। और अगर यही चीज एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन होती, यहाँ मैं लिख देता हूँ, फ्यूजन कब होती है, जब सॉलिड से मेल्ट होके उसने क्या बना दिया, लिक्विड बना दिया। और यही एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन से एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन क्या होती है, इसमें भी आसान डेफिनेशन है। वेपर तब बनते हैं जब लिक्विड आपका किस में कन्वर्ट होता है, गैस में, है ना। लेकिन इसके लिए भी कोशिश यही करनी होती है कि सारे के सारे सब्सटेंस अपने स्टैंडर्ड कंडीशंस में हो और प्रेशर कितना हो, 1 बार। तो हम 1 मोल सब्सटेंस को, 1 मोल लिक्विड को पूरी तरीके से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट देंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है। अब स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हो गई, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन हो गई, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन हो गई। अगर अब किसी ने पूछ लिया एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, तब तो आसान हो गया होगा आपको। इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट, बताइए। एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन का मतलब होता है सॉलिड से डायरेक्टली गैस बना लेना विदाउट अंडरगोइंग एनी लिक्विड चेंज। मतलब डायरेक्ट वो क्या हो रहा है, सॉलिड से क्या बन रहा है, वेपर बन रहा है
और उन वेपर्स को हम अलग से कंडेंस कर लेते हैं। कंडेंस करने पे हमें एक नया मटेरियल मिलकर तैयार हो जाता है। आई होप इट इज क्लियर। सब्लिमेशन भी समझ आ गया होगा। सब्लिमेशन के बाद एक क्वेश्चन दिया हुआ था, वो मैं करवाता हूँ आप लोगों को। कह रहा है एक स्विमर है, वो पूल में से नहा के निकला। जब नहा के निकला तो उसकी बॉडी पर पानी चिपका हुआ था, जिस वाटर की फिल्म का वेट था 18 ग्राम। यानी वो ड्रॉपलेट्स को अगर मिलाया तो मिला के जो लेयर बन रही थी, उस लेयर का वजन कितना था? 18 ग्राम। ठीक। कह रहा है हाउ मच हीट मस्ट बी सप्लाइड टू इवेपोरेट द वाटर एट 298 केल्विन। यानी मुझे लिक्विड से वेपर्स बनाने हैं, तो मुझे एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन निकालनी पड़ेगी, ये निकालनी है मुझे। ओके, तो सबसे पहला काम जो हम करेंगे, पानी वेपर से लिक्विड से लिक्विड से वेपर फॉर्म करना है। क्या बनाना है? लिक्विड से वेपर। अब कितना लिक्विड दिया हुआ है आपको? 18 ग्राम। अब पहले चेक करो 18 ग्राम में मोल्स कितने हो गए वाटर के। जो मोल्स निकल के आए, दैट वाज 1 मोल। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर HCl 1 मोल है, H2O 1 मोल है, अगर 1 मोल लिक्विड है तो 1 मोल ही क्या बनेगा आपका? वेपर भी बनेगा। ठीक। तो अगर हम इस रिएक्शन की बात करें तो फॉर्मूला क्या लगेगा? वही सेम फॉर्मूला जो लगाया था आपने पीछे, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस पी डेल्टा वी। अब पी डेल्टा वी को हम क्या ले सकते हैं? डेल्टा एन जी आर टी। यही तो पढ़ा था हम लोगों ने भी। जी यहाँ पे गैस को रिप्रेजेंट कर रहा है खाली। ओके, अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो। डेल्टा एच की वैल्यू को पता है, हाँ या ना? 40.66। ये क्वेश्चन में गिवन है आपको। डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा एच इज इक्वल्स टू हो जाएगा डेल्टा यू माइनस पी डेल्टा वी, या डेल्टा डेल्टा एन जी आर टी हो गया हमारा। अब आपने से आपसे पूछ लिया उसने, कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी निकालना है, वो निकाल देता हूँ। तो इट वुड बी डेल्टा यू इज इक्वल्स टू 40.66 माइनस जो भी वैल्यू सॉल्व करने पे आएगी उसकी, डेल्टा यू की यहाँ पे उठा के उसे पुट कर देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ लिमिटेड टॉपिक्स है। इसके बाद हमारी 2-4 और डेफिनेशंस रह गई है, वो कराने के बाद स्पॉन्टेनिटी और गिब्स एनर्जी हम शुरू करते हैं। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। टेक केयर बच्चों, गॉड ब्लेस यू।